हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, हम पिछले क्लास में अपना 4 चैप्टर गद्य खंड का कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी सारी व्याख्या मैंने आपको 1 बाय 1 एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया है। आप उस क्लास को देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी के अंतर्गत पार्ट 4 गद्य खंड का भारतीय संस्कृति, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के जो राइटर थे वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। तो आज हम उसी के भारतीय संस्कृति के गद्यांश आधारित कुछ प्रश्न और उत्तर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और लग जाइए हमारे साथ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि हमारा जो भारतीय संस्कृति चैप्टर है उसमें हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उन्होंने एक स्पीच दिया था, कहीं भी दिया हो, भाषण दिया था, तो उसी का अंश उठाकर हमारे इस चैप्टर में लगा लिया गया है। तो आज हम जल्दी से अपने ढूंढते हैं पेन और स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। पेंसिल पेन को कर लेते हैं सेलेक्ट। यस, करेक्ट। देखिए, अब आपके एग्जाम में मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और आपका ये गद्यांश आ गया है, ठीक है। तो आपको ये कैसे करना होगा वो आज हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। व्याख्या तो मैंने आपको पूरा ही चैप्टर में पढ़ा दिया है अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, पहला है हमारा, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमरत्व देता रहे। बेटा, वैसे तो हमको क्या करना होगा, अगर अपने एग्जाम में टाइम बचाना है तो हमको सिर्फ रेखांकित अंश है ना उतना ही पढ़ना है और उसी की जहां से हमें रेखांकित अंश स्टार्ट किया है और जहां पर उसने खत्म किया है वहीं तक उसका हमको अर्थ करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे भी पढ़कर देख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। जो जमाने के हजारों थपेड़े को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। देखो बेटा, अब इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि हमने न जाने अंग्रेजों के कितने थपेड़े, यानी कि कितने अंग्रेजों ने हमको दुख और कष्ट दिए हैं, अंग्रेजों के द्वारा हमने न जाने कितने कष्ट सहे हैं। तो उसी को बताया गया है यहाँ पर। इकबाल जी कहते हैं कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि कुछ बात है हमारे भारत में कि हस्ती नहीं मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है डिस्टर्ब। तो हमारे इकबाल जी ने कहा है, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी। यदि हमारे भारत में जरूर कोई ऐसी बात है कि वो हमारी ना हस्ती मिटी है और न कभी मिटेगी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमारा, सदियों सदियों से हमारे पीछे न जाने कितने दुश्मन पड़े हुए हैं। कभी हम पे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो न जाने कभी कुछ होता है, कभी अंग्रेज पीछे पड़ जाते हैं, फिर भी हमारी ना हस्ती मिटी है और ना कभी मिटेगी। तो अब इसी का हमको बेटा अर्थ देखना है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कैसे पूछ लेगा, प्रश्न पहला दे देगा आपको और कहेगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, कहेगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको कैसे लिखना होगा, उत्तर लिखना होगा उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड, ये आपको याद रखना है किस खंड से दिया हुआ है। तो ये है उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हमें 3 बातों को इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, किस खंड से लिया गया है, इसके राइटर कौन है और ये पाठ का क्या नाम है, ठीक है। इसमें हमको ये 3 बातें ही याद रखनी होंगी। अब देखिए, ये कहेगा, इसमें से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहेगा कि जो अंश अभी हम पढ़कर आए हैं
उसकी आप व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या कैसे करनी है बेटा, बोर्ड को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है कि ये इतना बड़ा बोर्ड है और ये सारा भरा हुआ है, हम इसको कैसे याद करेंगे। तो याद करने की यहाँ बिल्कुल भी टेंशन है नहीं। आपको करना क्या होगा, गद्यांश में से कुछ आपको शब्द उठाने होंगे, कुछ शब्द आपको अपने लगाने होंगे और दोनों को ऐड करके ये गद्यांश की व्याख्या आप आराम से भली भांति कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो शब्द छपे हुए हैं इन्हीं को आप याद कर लो, ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने भाषा में इसको बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी होता है इसको बनाना। चलिए अब आगे चलते हैं फालतू की बातों को छोड़कर। रेखांकित अंश की व्याख्या, एग्जाम में लिखना होगा आपको रेखांकित अंश की व्याख्या। भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से स्वच्छ शीतल तथा स्वास्थ्य प्रिय भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रभावित होता रहा है। जितनी भी नदियां हैं ना हमारी भारत में, उसमें क्या हुआ है कि उसमें शुद्ध और शीतल जल हमारे प्रभावित होता रहा है। कि इसका कहने का मतलब है कि हमारे भारत में न जाने कितनी अनगिनत यानी कि बहुत सारी नदियां हैं, तो उन नदियों का जो जल है वो बहती कहीं से भी हो, उनकी धारा किधर भी हो, लेकिन वो जाती एक समुद्र में ही है, गिरना उनको एक समुद्र में ही है। यानी कि किधर कितनी भी नदियां हैं लेकिन उनको मिलना जाकर समुद्र में ही है। तो वही कह रहे हैं कि हम कितने भी अलग अलग डिफरेंट लोग हों, कहीं भी रह लें, लेकिन हमको एकजुट, हमेशा एकजुट रहना चाहिए। ठीक है, आज यह जल राजनीतिक स्वार्थ, सांप्रदायिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा मलिन हो गया है। आज क्या हुआ है, जो राजनीतिक स्वार्थ है ना उसके प्रति क्या हुआ है कि जो हमारा धार्मिक जो हमारा आतंकवाद, धार्मिक कट्टरवाद आदि के द्वारा ये गंदा हो गया है। क्या हो गया है, मलिन हो गया है। हमें आज सदियों पहले प्रवाहित इस अमृत तत्व की तलाश है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में यह अमृत रूपी जल सदैव प्रवाहमान बना रहे, जिसमें सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। यद्यपि इस देश में इस तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सका है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हमको एकजुट होकर रहना है, हमें अपने भारतवासियों को सभी को एकजुट रहना है, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। ठीक है, मैंने आपको बेटा चैप्टर को जब पढ़ाया था बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। आप उसको यदि गद्यांश का अर्थ करोगे आराम से निकल जाएगा, एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास को देखने की जरूरत है। अब प्रश्न 3 हमारा कैसे बन सकता है, प्रश्न 3 की तरफ नजर डालते हैं। हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है, जो हमारा अस्तित्व है ना उसको आखिर कौन कायम रखे हुए है, तो उत्तर आता है उसका भारतीय संस्कृति का एकता तत्व ही। जो हमारी भारत की संस्कृति है ना उसका जो एकता तत्व है वही वह अमृत है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। यदि हम एक नहीं होते बेटा तो हम न जाने कहाँ कहाँ बिखरे हुए टुकड़ों में पड़े होते। आज हमारे भारत में जो पावर है, हमें शक्ति मिली हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ वो एकता के कारण ही मिली हुई है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कैसे बन सकता है, भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो गया है। जो भारतीय संस्कृति है ना हमारी, जो भारत की संस्कृति है रूपी विशाल जो उसका सागर है, उसका जो जल है वो किसके द्वारा मलिन यानी कि गंदा हो गया है। तो बेटा यहाँ उत्तर होगा स्वयं को दूसरे से भिन्न और श्रेष्ठ मानने की हमारी विषमता और अनेकता की भावना के द्वारा भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल मलिन हो गया है। कैसे गंदा हुआ है बेटा, कि हमने क्या किया है कि हमने खुद को सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। हमने सोचा है कि हम ही हैं, जो भी है सामने वाला बिल्कुल बेकार है, तो हमने अपने मन में ये धारणा बना ली है। उससे क्या हुआ है कि हमारी जो स्वयं को दूसरे से भिन्न और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मान लेना, हमारी विषमता और अनेकता की भावना के द्वारा भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर को मलिन हो गया है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा दूसरा गद्यांश। दूसरा गद्यांश हमारा क्या कहता है, एक बार नजर डालते हैं। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते रोते भी देखा है। अब बेटा हमको यहाँ से और यहाँ तक इसका अर्थ करना है, यानी कि हमको इसकी व्याख्या करनी है। चाहते हो तो आप पूरा पढ़ लीजिए। यदि आपको पकड़ आ रहा है कि ये किस चैप्टर में से है, इसके राइटर कौन है, तो आपको आगे बढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो प्रश्न बनेगा इसका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका बनेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमको कैसे करनी है, उत्तर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे आपको लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, नीचे आपको ऐसे लाइन बनानी होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। अब आप कहोगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में कहां से आ गए, तो भाई इसका राइटर है तो लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आपको हर गद्यांश में लिखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भारत की राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता की प्राण शक्ति इसकी नीति और इसके अध्यात्म में निहित है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं जो भारत की राष्ट्रीय एकता है ना, वही भारत की प्राण शक्ति इसकी नीति और इसके अध्याय में निहित है। ओके, वास्तविकता यह है, सच्चाई क्या है कि भारतीय संस्कृति में पवित्र चरित्र तथा आत्मा संबंधित चिंतन का झरना सदा से ही अवध गति से बहता रहा है। यह झरना कभी स्पष्ट दिखता हुआ और कभी परोक्ष रूप में बहता रहा है। हमारे सामने समय समय पर उच्च चरित्र वाले तथा धार्मिक एवं उपयोग भी किया। हमारे समय पर न जाने कितने कितने उच्च चरित्र वाले लोग आए और उन्होंने न जाने कितने कितने प्रयोग भी किए। महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र करने के लिए क्रांति का उत्थान किया। उसका मूल आधार जनसाधारण की भावनात्मक एकता ही थी। जहां भी देखोगे आपको एकता की बात ही नजर आएगी, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी पावर होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और आगे चलो। अब क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है इसमें से, कहेगा लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल का क्या महत्व बताया है। अब जो लेखक है ना, उन्होंने एकता और बल का क्या अर्थ बताया है। तो इसका आंसर रहेगा, अब इसके आंसरों को मैं सिर्फ आपको पढ़ के ही बता सकती हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा कि ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद ही आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका उत्तर रहने वाला है, लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल के महत्व को बताते हुए स्पष्ट किया है कि इसी को हथियार बनाकर महात्मा गांधी और अन्य बुद्धिजीवी देश में क्रांति लाने में सफल हुए, जिसके परिणाम स्वरूप देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। देश को स्वतंत्रता आखिर कैसे प्राप्त हुई, तो हमने भारत में क्या किया था, एकता, तभी हमको जाकर स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 3, क्या कहता है, क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया। जो क्रांति हुई थी उसके लिए बापू ने आखिर किसका सहारा लिया था, बताइए जल्दी से। तो उत्तर रहेगा इसका, क्रांति के लिए बापू ने नैतिक चेतना, किसका सहारा लिया था, क्रांति के लिए बापू ने नैतिक चेतना का सहारा लिया था। ठीक है, क्वेश्चन आंसरों को आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, बहुत मोस्ट है ये। अब प्रश्न बन सकता है इसका अगला, कहेगा जनसाधारण किन बातों से आंदोलन हो उठा और क्यों। जो जनसाधारण है किन बातों से आंदोलन हो उठा और क्यों, आखिर क्या हुआ। तो इसका आंसर रहने वाला है बेटा, जनसाधारण अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलन हो उठा। क्या हुआ था कि जिसने भी अहिंसा की बात की, सेवा की बात की, वहां पर आंदोलन हो उठा। लेकिन करना क्या है, हमें अहिंसक ही बनकर रहना है, हमें सत्य पर ही चलना है, हमें त्याग पर ही चलना है, क्योंकि
उनसे तो यह शब्द शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। क्या हुआ था कि जनसाधारण अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलन हो उठा। बेटा हमें अहिंसक ही बन के रहना है, हमें हिंसक नहीं बनना है, हमें मार काट नहीं चाहिए, हमको अहिंसक बनना है, हमको त्याग चाहिए। क्या चाहिए? हमको त्याग चाहिए और सेवा चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। अब आता है नंबर 3। यदि आप चाहते हो तो इसको पूरा आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके पेपर में देखे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको इतना ही पढ़ा दूंगी। हमारे प्रत्येक देशवासियों को अपने सारे आर्थिक व्यापारी उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ और सत्ता पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। बेटा यहाँ से और यहाँ तक इसका हमको अर्थ करना है, यानी कि इसकी व्याख्या करनी है। कह रहा है कि हमारे प्रत्येक कर्तव्य, हमारे प्रत्येक देशवासियों का कर्तव्य है कि हम जो भी कार्य करें, जो भी बिजनेस करें, वो हम खुद के लिए ना करके, यानी कि अपने आप को वहां पर सर्वश्रेष्ठ ना दिखाकर हमें भारतवासियों के लिए करना है, हमें समाज के लिए करना है। और यही बात हमको एक तराजू में तौल कर देखनी है कि हमारे देशवासियों के लिए अच्छा है तो ये हमको करना है, यदि ये खराब है तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी सीधी सीधी व्याख्या ये होती है। अब आगे चलते हैं, ये क्या कहता है वो देख लेते हैं। प्रश्न निकलेगा इसमें से, एक और बनेगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप लिख दोगे, मुझे पता है आप सीख चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। उत्तर है उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ठीक है, ये आप कर लोगे। अब आता है प्रश्न नंबर 2। देश और समाज में व्याप्त सारे संघर्षों को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? देश और समाज में व्याप्त सारे संघर्ष को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बेटा, ये हुआ क्वेश्चन और ये हुआ आंसर। हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को ऐतिहासिक नैतिक चेतना अथवा संस्कृति के आधार पर बनाकर देश और समाज में व्याप्त सारे संघर्षों को दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रिपीट कीजिए। हम अपनी आर्थिक व्यवस्था, जो भी हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो भी हमारा बिजनेस है, आर्थिक व्यवस्था को ऐतिहासिक नैतिक चेतना अथवा संस्कृति आधार पर बनाकर, जो संस्कृति का आधार है, हमारे देश का आधार है, उसको बनाकर देश और समाज में व्याप्त सारे संघर्ष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन आंसर का। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अब आता है इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी जो हम पढ़कर आए हैं पीछे, उसकी व्याख्या करने को कह रहा है। अब किसी बच्चे को तो देखकर ही डर लग गया होगा, कितना बड़ा हम कैसे याद करेंगे, आखिर पेपर के टाइम पे तो वैसे भी डिप्रेशन हो जाता है इतना, तो इतना बोर्ड देखकर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ लेना है। चैप्टर को पढ़ने में आपको बिल्कुल भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आप चैप्टर को ना पढ़ो। यदि आप चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो आप ये नहीं निकाल पाओगे, ये सीधी सीधी बात है। जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ लिया है उसके लिए ये इतना बड़ा लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, ना के ही समान है। तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और आप इसकी व्याख्या तुरंत ही चुटकियों में कर जाओगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कहता है, भारतीय समाज और भारत देश पर तरह तरह के अत्याचार और अनाचार होते रहे। क्या हुआ है? हमारे भारत देश में न जाने कितने कितने अत्याचार होते रहे हैं। भारतीय समाज और भारत देश पर तरह तरह के अत्याचार और अनाचार होते रहे हैं, जिनके कारण संघर्ष का जन्म हुआ है। क्या हुआ है? इतने अत्याचार हुए हैं भारत पर, इसी के कारण क्या हुआ है बेटा? संघर्षों ने जन्म लिया है, संघर्षों ने जन्म लिया है। यदि हम चाहते हैं कि समाज और देश में इस तरह की अत्याचार ना हो, यदि हम आगे अब चाहते हैं कि हमारे समाज में इस तरह के अत्याचार ना हो, तो हमको क्या करना होगा? ना हो, उनको फिर से दोहराया ना जाए। तो इसका एकमात्र उपाय है, इसको हम वापस दोहराए नहीं तो इसका एकमात्र उपाय है आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाना। जो हमारा आर्थिक ढांचा है ना, उसमें हमको कुछ चेंज लाना पड़ेगा।
हमें एक ऐसी नई अर्थव्यवस्था तैयार करनी होगी जिसकी नींव त्याग की भावना पर रखी जाए। हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी जिसकी जो नींव है ना वो त्याग पर रखी जाए, स्वार्थ पर ना हो, त्याग पर हो। ठीक है, जिसकी नींव त्याग पर रखी जाए, क्योंकि त्याग की भावना ही भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। जो त्याग की भावना है ना वही हमारे भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। हम जो भी कार्य करें उसको कर्तव्य और लोक कल्याण की कसौटी पर परखना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, उसको हमको उस कार्य करें, उसको कर्तव्य हम सोचे कि ये हमारा वास्तव में कर्तव्य है करना, तो हम उसको परखें। आज हम अत्यधिक स्वार्थी हो गए हैं। हुआ क्या है कि आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि खुद के लिए ही सोचते हैं और हमारा प्रत्येक कार्य व्यक्तिगत हित पर आधारित हो गया है। प्रत्येक कार्य हमारा खुद पर ही आधारित हो गया है। भारतीय समाज को नया रूप प्रदान करना तभी संभव हो सकेगा, क्या होगा, यदि हम भारतीय समाज को कुछ नया रूप दे सकते हैं तो वो तभी संभव हो सकेगा जो व्यक्तिगत हित का लोक कल्याण के लिए बलिदान कर दिया जाए। यदि हम अगर हमको भारत में अच्छा लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको खुद के यानी कि खुद की जो खुद के लिए स्वार्थ बना रखा है उसको हमें कहना है डिलीट करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तब हमारे भारत में जाकर कुछ उन्नति, प्रोग्रेस हो सकता है। एवं अधिकार प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन कर्तव्य और सेवा भाव रूपी तराजू से करेगा तभी हमारा देश स्वार्थ प्रेरित संघर्षों से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा और हमारी भारतीय संस्कृति की मूलभूत चेतना फिर से कार्य करने लगेगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमको जो भी करना है अपने देश को, समाज को साथ लेकर करना है। हमें खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ले लिया, चलिए आगे चलें। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, क्वेश्चन आंसर आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है कि इसको समझा दिया जाए। प्रश्न नंबर आता है 4, देश और समाज में संघर्ष क्यों उत्पन्न होते हैं। अब हमारे जो देश है और हमारा जो समाज है उसमें आखिर इतने संघर्ष क्यों उत्पन्न होते हैं, तो उत्तर रहेगा इसका अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति। जो अन्याय है और जो अत्याचार है उनको दोहराने के देश और समाज में संघर्ष उत्पन्न होते हैं। यदि जितने भी अन्याय और अत्याचार हुए ना उनको वापस वापस दोहराते रहोगे तो यही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 बनेगा, आर्थिक व्यापार करने में किस भावना की प्रधानता होती है। जो हम आर्थिक व्यापार करते हैं उसमें किस भावना की प्रधानता होती है, तो उत्तर रहेगा इसका आर्थिक व्यापार करने में व्यक्ति त्याग और सामाजिक कल्याण की प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसका, हमारी प्रत्येक कार्यवाही किस तराजू पर तौली जानी चाहिए, तो इसका उत्तर रहेगा हमारी प्रत्येक कार्यवाही व्यक्ति कर्तव्य और सेवा निष्ठा की तराजू पर तौली जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, अन्याय और अत्याचारों को रोकने का क्या उपाय है, तो उत्तर रहेगा अन्याय और अत्याचारों को रोकने का उपाय है कि हम अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। ठीक है, ये आपके रहे क्वेश्चन और आंसर, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलिए। अब आता है 4 गद्यांश हमारा क्या कहता है, गद्यांश 4 कहता है आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। क्या हुआ है कि आज एक विज्ञान ने हमको अतुल शक्ति दे दी है हमारे हाथों में, तो उसमें भी 2 तरह की है कि कुछ लोग तो उसमें अच्छा करने की सोचते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं द्वेष भावना से उसमें गलत करना सोचते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए हमने एक गन खरीदी और गन हमने अपनी वो सुरक्षा के लिए खरीदी, तो हम उस गन से सुरक्षित है कि कोई आकर हम पर अटैक ना कर दे। यदि हमें अटैक करेगा तो हम उस गन का गलत यूज करेंगे और सामने वाले को मार देंगे, तो ये एक अत्याचार भी होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहा है। वही बात है
एक व्यक्ति के तो उत्कर्ष कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को गिराने में भी कर रहा है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। अब हमें इस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथों में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या वही उसी शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी, चेतना भी या भावना ही दे सकती है। तो बेटा आज हमारे जो विज्ञान है उसने हमें बहुत सारे अद्भुत शक्ति हमारे हाथों में थाम तो दी है, लेकिन उससे दोनों ही चीज है वो हमारे लिए लाभकारी भी है। यदि हमारे लिए अच्छा भी है तो वो किसी के लिए बुरा भी है, ठीक है। यदि वो हमारे लिए बुरा है तो वो किसी के लिए अच्छा भी है, दोनों ही काम है, ठीक है। अब इसका प्रश्न बनेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करनी है? जो हमने अंश अभी पढ़ा है उसकी हमको व्याख्या करनी है। आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। जो हमारा आधुनिक युग है, जो आज का युग है, जो प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, उसको हम वैज्ञानिक युग कहते हैं। विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियां प्रदान की हैं। जो विज्ञान है उसने मानव को न जाने कितनी असीमित शक्तियां प्रदान की हैं। विज्ञान से प्राप्त इस शक्ति का प्रयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं। आ गई ना वो बात? विज्ञान से जो प्राप्त शक्ति है कुछ लोग तो इसे अपनी उन्नति प्रोग्रेस के लिए करते हैं, किंतु कुछ लोग दूसरों का विनाश करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको गन का एग्जाम्पल दिया था, वही बात हुई। विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र अपने विपक्षी व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र को हानि पहुंचाने अथवा उसे नष्ट करने के प्रयासों से लगा हुआ है। अतः हमें ऐसी भावना विकसित करनी होगी जिससे मानव द्वारा विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग ना हो सके। अब हमको करना क्या होगा कि कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करनी होगी जिससे मानव के द्वारा जो दुरुपयोग हो रहा है वो ना हो। इस भावना को जागृत करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। ऐसी भावना का विकास केवल नैतिकता से ही हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट? चैप्टर काफी बड़ा है इसलिए थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। सिलेबस को भी बेटा ध्यान में रखना है, सिलेबस को भी कंप्लीट कराना है, फिर आपको रिवीजन कराना है, फिर आपके मास्टरमाइंड को भी कंप्लीट कराना है। तो बहुत सारा काम है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो रहा है क्योंकि मैंने चैप्टर में बारीकी से आपको समझा दिया है। आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न बेटा इसका क्या बनेगा? क्वेश्चन इसका कहेगा विज्ञान ने आज क्या किया है? विज्ञान ने आज क्या किया है? तो उसका उत्तर रहेगा विज्ञान ने आज मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अलौकिक शक्तियां प्रदान की है, ठीक है। प्रश्न आएगा आज विज्ञान का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है? जो आज विज्ञान है उसका उपयोग हम किस रूप में कर रहे हैं? तो उत्तर रहेगा आज विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्कर्ष तथा दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को गिराने के लिए किया जा रहा है। दो ही कामों में हो रहा है, एक तो उत्कर्ष और दूसरा हम किसी व्यक्ति को गिराने में कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कहता है लेखक किस प्रकार के साधनों को अपने हाथ में रखने का परामर्श दे रहा है? जो लेखक है वो किस प्रकार के साधनों को अपने हाथों में रखने का परामर्श दे रहे हैं? तो उत्तर रहेगा इसका लेखक उन साधनों को अपने हाथ में रखने का परामर्श दे रहा है जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, मैं इसलिए स्पीड में जा रही हूँ, ये मैं समझना कि बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही है क्लास। ये क्वेश्चन आंसर है बेटा, आपको यहाँ से नोट्स बनाने हैं और ये आपको खुद लर्न करने हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा ये स्पीड हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है बेटा जो मैं आपको समझाऊं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मानव शक्ति कब हितकर नहीं होती? जो हमारी मानव शक्ति है वो हमारी कब हितकर नहीं होती? नहीं पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ऐसा ना हो
कि आप, उसने पूछा है मानव शक्ति कब हितकर नहीं होती, और आप लिखाओ कि मानव शक्ति कब हितकर होती है। तो बेटा जो नहीं होता है ना, ये हमारे बहुत ज्यादा नंबर कटवा देता है, ठीक है। और जो बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। तो हमको ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है कि मानव शक्ति कब हितकर नहीं होती। तो आंसर है इसका, जब मानव शक्ति पर नैतिक अंकुश नहीं होता, यानी कि दूसरे का अंकुश नहीं होता, तब वह हितकर नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, हो गई क्लास कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हमारा चैप्टर क्लोज होता है 4। आपको मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है, क्वेश्चन आंसर इस क्लास में पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आप नोट्स बनाइए और उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मंडे